नमस्कार, स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11 की चैप्टर नंबर 10 का एक टॉपिक जिसका नाम है सरफेस टेंशन। पिछले वीडियो में अपन ने देखा बर्नौली से संबंधित टॉपिक और बर्नौली की इक्वेशंस के बारे में अपन ने देखा, और इक्वेशन में हमने ये भी सीखा कि जहाँ पर किसी सिस्टम में प्रेशर अधिक है, प्रेशर यानी दाब ज़्यादा है वहाँ पर, जहाँ पर वहाँ वेग कम होता है, और जहाँ वेग ज़्यादा होता है वहाँ दाब कम होता है। इसी कारण आंधी के दिनों में या आंधी चलती है उस टाइम टिन की छत वगैरह ये उड़ जाती है, या और भी कई सारे इसके एप्लीकेशंस अपने सीखे कि बर्नौली के अनुसार जहाँ दाब अधिक होता है वहाँ वेग कम होता है, और वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम होता है। और मानव में जो हार्ट अटैक की कंडीशन आती है वही भी यही कंडीशन है कि नसों के अंदर ब्लड की वेलोसिटी बढ़ने से वहाँ प्रेशर कम हो जाता है साइड से, तो मसल्स है उस पे हाई प्रेशर लगाती है तो वो नाड़ी रुक जाती है, यानी ब्लड का सर्कुलेशन एक पॉइंट के लिए रुक जाता है, जो तेज़ दर्द के साथ मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये इसके ब्लड के सर्कुलेशन से संबंधित, टिन का उड़ जाना आंधी के समय, और भी जो बैरोमीटर वगैरह है उनकी कंसेप्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट से संबंधित, ये सारी चीज़ें हमने पीछे के वीडियो में देखी। और आगे का अपना आज का जो टॉपिक है वो है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव होता क्या है कि प्रत्येक लिक्विड का एक नेचर होता है कि जैसे ही वो किसी सरफेस के कांटेक्ट में आए, किसी भी पृष्ठ के कांटेक्ट में आए, तो वो लिक्विड कम से कम फैलने का प्रयास करता है। लेकिन जिस सरफेस के कांटेक्ट में आया है उस सरफेस की नेचर है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए। आप पानी की बूंद किसी धरातल पे गिराओगे तो पानी फैलेगा उस सरफेस पे। वहीं अगर किसी तेल की बूंद या पारे की बूंद आप कांच के ऊपर गिरा के देखो तो वो नहीं फैलेगी, वो सिकुड़ जाएगी, एक बूंद के रूप में बन जाएगी। तो वो डिपेंड करता है कि उनके बीच में फोर्स कितना लगता है। लेकिन हर एक लिक्विड का एक नेचर है कि वो कम से कम एरिया घेरे, इसलिए सरफेस टेंशन की भी एक कंसेप्ट बन जाती है, यानी कि एक प्रकार का फोर्स लगता है जो यूनिट लेंथ पे कितना लगना चाहिए, या इमेजिनरी पाथ की यूनिट लेंथ पे फोर्स कितना लगे, उसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। तो परिभाषा इसकी लिखिए अपने, इट इज़ द मेजर्ड एज फोर्स, इट इज़ as measured the force which is acting on the per unit length on the imaginary line of the liquid perpendicular to the surface of liquid। नीचे वाला लाइन में लिखिए, ये डायग्राम भी बना दीजिए। एक दूसरा डायग्राम और बना दीजिए। ये यूनिट लेंथ है, इस पे जो फोर्स लगेगा L लेंथ है, और उस L लेंथ पे जो फोर्स लगेगा वो कहलाएगा F। तो हम कह सकते हैं सरफेस टेंशन T, इसको T से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू F/L। F होता है न्यूटन में और L होता है मीटर में। तो सरफेस टेंशन का ये एक शब्द टेंशन भी आता है, जो हमने पीछे के वीडियोज़ में या पीछे की क्लासों में सीखा। टेंशन का मतलब होता है खिंचाव, तनाव, जो किसी डोरी को आप खींचते हो। तो ये एक प्रकार से तो था फोर्स, इसकी यूनिट जो थी वो तो केवल न्यूटन थी।
लेकिन यहाँ सरफेस टेंशन आ रहा है जो लिक्विड पर लगता है, लिक्विड की यूनिट लेंथ पे लगता है। अब हालांकि लेंथ तो लिक्विड की होती नहीं, लेकिन हम एक इमेजिनरी लेंथ कंसीडर कर लेते हैं। हम ये मानते हैं कि ये लिक्विड जो फैल रहा है उसके किनारों की लेंथ ये है, तो ये काल्पनिक रेखा है, इसके ऊपर यूनिट फोर्स कितना या फोर्स कितना लगता है, दैट इज़ कॉल्ड सरफेस टेंशन। एक डेफिनेशन इसकी ऊर्जा के रूप में भी है, लिख सकते हो आप हिंदी मीडियम में लिख सकते हो इसको। किसी द्रव्य का पृष्ठ तनाव वह बल है, किसी द्रव्य का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव्य के मुक्त पृष्ठ पर मुक्त पृष्ठ पर प्रति एकांक लंबाई पर कार्यरत होता है। इसका मात्रक इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर, इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। लिख दो। आगे दूसरी डेफिनेशन, एनर्जी वाली डेफिनेशन और लिखो। द वर्क डन टू एक्सपेंड द यूनिट एरिया ऑफ लिक्विड the work done to expand the unit area of liquid opposite to the intramolecular force is called सरफेस टेंशन। ये भी है, यानी कि मैंने बताया आपको कि कोई लिक्विड है, उसकी नेचर है कि वो कम से कम फैलने का प्रयास करे, लेकिन सरफेस का प्रयास ये है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। तो दोनों के बीच में एक इंट्रामोलिकुलर फोर्स लगता है, और उस फोर्स के अपोजिट अगर जो वर्क करेंगे वो वर्क भी क्या कहलाएगा, सरफेस टेंशन कहलाएगा। इफ़ या दैट्स सच दैट T इजिकल हो जाएगा W/A, यह आ जाएगा जूल प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मतलब दूसरा मात्रक इसका आ गया जूल प्रति मीटर स्क्वायर। लिख दो। किसी द्रव्य के मुक्त पृष्ठ को इकाई क्षेत्रफल से विस्तृत करने के लिए किसी द्रव्य के मुक्त पृष्ठ के इकाई क्षेत्रफल से विस्तृत करने के लिए किया गया कार्य पृष्ठ तनाव कहलाता है। इसका मात्रक जूल प्रति मीटर, ये लिख दो फिर नीचे। नीचे वाला लिखो। द्रव्य के मुक्त पृष्ठ पर एकांक लंबाई की काल्पनिक रेखा मानी जाती है। There is a imaginary line consider on the free surface of the liquid, free surface of the
लिक्विड। कुछ बातें और लिखे इंपॉर्टेंट के रूप में, नोट डाल के लिख दीजिए, नोट डाल के लिख दीजिए, जो काफ़ी उपयोगी है। पहली लाइन तो लिखे, पृष्ठ तनाव द्रव्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। द सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड, पृष्ठ तनाव द्रव्य की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। एक बात तो ये, मतलब द्रव्य कैसा है, लिक्विड कैसा है। जैसे आप पानी के अंदर तेल की बूंद डाल दो तो तेल पानी की सरफेस पे फैल जाएगा, एक फिल्म जैसा रूप बना लेगा। वहीं आप तेल में पानी की बूंद डाल दो तो वो एक गोल बूंद के समान बन जाएगी, वो फैलेगी नहीं उसके तेल के ऊपर। घी के अंदर छाछ डाल दो तो वो नीचे चली जाएगी, ऐसे ही पानी नीचे चला जाएगा। पेट्रोल में पानी डाल दो तो वो भी पानी नीचे चला जाएगा। लेकिन पानी के ऊपर पेट्रोल की बूंद डालो या तेल की बूंद डालो तो वो उसकी सरफेस के ऊपर फैल जाएगा। कहने का मतलब ये सब चीज़ें डिपेंड करती है नेचर ऑफ द लिक्विड। यह पृष्ठ के क्षेत्रफल तथा यह पृष्ठ के इंपॉर्टेंट बात है, ये सूत्र में भले ही हम एल और ये लिख रहे हैं पर इसका मतलब ये नहीं है। यह पृष्ठ के क्षेत्रफल तथा काल्पनिक रेखा की लंबाई पर निर्भर नहीं करता, लंबाई पर निर्भर नहीं करता। इंपॉर्टेंट बात है ये काफ़ी। इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड, surface of the liquid, or and length of imaginary line on the surface of liquid, भले ही अपने पास सरफेस टेंशन का सूत्र F/L आया हो या T = W/A आया हो, इसका मतलब ये नहीं है कि लंबाई पे डिपेंड करता है, नहीं, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। यूनिट लेंथ पे फोर्स लगता कितना है डिपेंड तो उस पर कर रहा है ये। सॉरी, एरिया सरफेस उसका कितना है उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब ये केवल उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। पारा है उसके लिए कुछ अलग आएगा, दूसरे के लिए कुछ अलग आएगा। पृष्ठ तनाव उस माध्यम पर निर्भर करता है जो द्रव्य के पृष्ठ के दूसरी ओर होता है। देखो पृष्ठ तनाव, अगला टॉपिक पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन इज डिपेंड, लिख दो, सरफेस टेंशन इज डिपेंड ऑन द medium of surface which is to beyond side of the liquid surface. surface tension, पृष्ठ तनाव उस माध्यम के पृष्ठ पर निर्भर करता है जो द्रव्य के दूसरी ओर होता है। सरफेस टेंशन इज डिपेंड ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम
surface tension is depend on the surface of medium which is beyond side of the liquid। इसका मतलब जैसे आप सरफेस लिक्विड को गिराते हो किसी भी सरफेस पे, तो लिक्विड अपनी सरफेस तो रखता ही है, लेकिन लिक्विड के संपर्क में कौन सी सरफेस है, जैसे बोर्ड के ऊपर मैंने कोई लिक्विड गिराया तो बोर्ड वाली सरफेस पर भी डिपेंड करता है सरफेस टेंशन। क्यों? जैसे मैंने अभी एग्जांपल में कहा कि अगर कांच के ऊपर आप कोई ऑयल गिराते हो तो वो कम फैलता है, क्योंकि सामने वाली सरफेस है वो उसको फैला नहीं पाती। वहीं उसी ऑयल को आप पानी के ऊपर गिरो तो पानी की सरफेस है वो अपने ऊपर उसको एक लेयर के रूप में फैला लेती है। तो कहने का मतलब सरफेस टेंशन जो है यानी फैलाने वाली जो नेचर है वो डिपेंड करती है सामने वाले पृष्ठ पर भी, दूसरी साइड में जो पृष्ठ है उस पर भी डिपेंड करती है। तीसरा लिखो, अगला चौथा, पृष्ठ तनाव का मान ताप बढ़ाने पर घटता है। ये बात जरूरी है भाई, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो घटेगा सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव का मान ताप बढ़ाने पर घटता है। द सरफेस टेंशन इज डिक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। लिख दो भाई, सरफेस टेंशन इज डिक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर and at a critical temperature the surface tension becomes zero। ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव यानी T का मान घटता है। वह एक क्रांतिक ताप पर, यह क्रांतिक ताप प्रत्येक द्रव्य के लिए अलग अलग होता है, क्रांतिक ताप पर इसका मान शून्य हो जाता है। तो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर the surface tension is decreases by increasing the temperature and at critical temperature it will become zero। अगला और लिखें एक, पृष्ठ तनाव एक आणविक घटना है, इसका मूल कारण विद्युत चुंबकीय बल है। सरफेस टेंशन is a molecular phenomena which is a electromagnetic phenomena which of region is electromagnetic force। पृष्ठ तनाव एक आणविक घटना है, मॉलिक्यूलर फिनोमिना है, जिसका कारण विद्युत चुंबकीय बल है। ये लिख दो, जिसका कारण विद्युत चुंबकीय बल है। दोनों लिख नहीं पा रहे हैं समय की कमी के कारण। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। फॉर एग्जाम्पल अब एग्जाम्पल देखो, एक बातें थ्योरेटिकली लिखने से बेहतर है इसका डायग्राम ही बना लो। ये कोई एक सॉफ्ट घोल है, डाइल्यूट है या सॉल्यूशन ऑफ सोप है। ये इसके अंदर आप कोई धागे को डाल दो, किसी भी धागे को, थ्रेड को डाल दो, सूती धागा है कोई, साबुन के एक घोल में यदि आप किसी एक धागे को डालोगे गोलाकार करके,
तो इस प्रकार की शेप में आ जाएगा। या दूसरा एक एग्जाम्पल और देखो, अगर आप किसी एक मेटेलिक फ्रेम को साबुन के घोल से बाहर निकालो तो उसके अंदर पूरा का पूरा घोल है वो एक फिल्म के रूप में जम जाएगा। साबुन का अच्छा घोल बना के, बुलबुला बना के, और उसमें एक कोई लोहे का कड़िया डाल दो या कुछ भी डाल दो, आप डाल के बाहर निकालोगे तो उसके अंदर क्या है, साबुन का घोल एक फिल्म के रूप में जमा हुआ मिलेगा। जब तक उस पर प्रेशर है जो बना हुआ रहे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बैलेंस में रहे तब तक। और उस घोल के अंदर आपको एक धागा डाल दो तो उसकी शेप इस प्रकार हो जाएगी। फिर अगर आप लोग इस धागे के बीच वाले भाग में अगर पिन लगा देते हो, पिन लगाते ही बीच का सारा पोर्शन जो है वो सरफेस टेंशन के कारण गायब हो जाएगा और धागा एक सर्किल की फॉर्म में आ जाएगा। किसकी फॉर्म में आ जाएगा? सर्किल की फॉर्म में। क्यों आ जाएगा कि इनिशियली जब पहले हम चर्चा कर रहे थे, पहले जब हमने धागा डाला तब दोनों साइड से इस पर सरफेस टेंशन लग रहा था, दोनों साइड से इस पर खिंचाव लग रहा था, तो धागा अनियमित आकार में आ गया था। जैसे आपने बीच में एक पिन लगा दी, पिन लगाते बीच का जो लिक्विड था या बीच का जो सोप का जो सॉल्यूशन था, डिटर्जेंट का जो सॉल्यूशन था, वो सारा का सारा गायब हो गया, गायब होकर किनारों पर आ गया। किनारों पर आते बाहर का जो सॉल्यूशन है यही इस पर फोर्स लगाएगा फिर। इसलिए धागे पे केवल एक साइड ही फोर्स लगेगा, अंदर की साइड में कोई फोर्स नहीं लगेगा। उसी कारण से ये धागा एक सर्किल की शेप में आ जाएगा। बना दो ऐसा डायग्राम, बना दो भाई, ऐसा डायग्राम बना दो। ये एक्सपेरिमेंट जो है सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें दोनों साइड से फोर्स लग रहे हैं, अंदर की तरफ खिंचाव भी हो रहा है, बाहर की तरफ भी खिंचाव हो रहा है। यह है सॉप सॉल्यूशन, SOAP सॉल्यूशन। यह है मेटेलिक फ्रेम, ये वही मेटेलिक फ्रेम, मेटेलिक फ्रेम धातु का फ्रेम। ये वही धागा है जो वर्ताकार शेप में आ गया। अब अगला टॉपिक लिख दो, पृष्ठ तनाव ऊर्जा। सरफेस टेंशन एनर्जी। अगला टॉपिक ये हो गया पृष्ठ तनाव ऊर्जा। द्रव्य के मुक्त पृष्ठ के प्रति एकांक, द्रव्य की मुक्त पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में संचित, प्रति एकांक क्षेत्रफल में संचित इस अतिरिक्त ऊर्जा को पृष्ठ तनाव ऊर्जा कहते हैं। पृष्ठ तनाव ऊर्जा कहते हैं जो द्रव्य के अणुओं के अंतराण्विक बलों के विरुद्ध, द्रव्य के अणुओं के अंतराण्विक बलों के विरुद्ध कार्य करने पर प्राप्त होता है। लिख दो, यदि if V
expand the surface of liquid, then we should have to work done against the intramolecular force. If we expand the surface of liquid, then we should have to work done against the intramolecular force. This work is stored as the surface tension energy. Surface tension energy of the liquid. इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। अभी हमने देखा W का मान कितना होता है, वो भी अपने को पता चला। हम कुछ कंसीडरेशन लेके चलेंगे अभी पृष्ठ तनाव तथा पृष्ठ ऊर्जा में संबंध से संबंधित। देखते हैं किस प्रकार का है पोर्शन। तो अगला अपना टॉपिक हो गया रिलेशन बिटवीन surface tension and surface energy. Relation between surface tension and surface energy देखने वाली बात है अपने पास। अब ये मानते हैं कि हमारे पास मान लो एक फ्रेम है, ये फ्रेम है और इस फ्रेम में एक पिस्टन लगा हुआ है जिसकी लंबाई L है। एक फ्रेम लगा हुआ है, ऐसे फ्रेम है लकड़ी का, पंप की तरह फ्रेम है। पंप के अंदर का साइड का जो पोर्शन है वो लगा हुआ है। आप इस तार को धीरे धीरे एक्सपेंड करोगे या दबाओगे तो अंदर वाले लिक्विड का एरिया बढ़ेगा। ये वाली कंडीशन। इस पिस्टन को आप बाहर खींचोगे F फोर्स से तो इस लिक्विड का एरिया जो है बढ़ेगा, एक्सपेंड होगा एरिया। मान लेते हैं किसी टाइम पर हम इसको खींचकर यहाँ ले आए, कहाँ पर लेके आ गए, यहाँ पर लेके आ गए, तो हमने डिस्प्लेसमेंट दे दिया इसको डेल्टा एक्स। लेंथ इसकी कितनी है L, तो ये एरिया हमने कितना इंक्रीज कर दिया इसका डेल्टा ए। डेल्टा ए का मान कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि जब ये बीच का ये सॉल्यूशन जो भी है लिक्विड है, मान लो पानी मान सकते हो आप, ये इस पिस्टन के या इस वायर के, ये एक प्रकार से वायर ही है जो पिस्टन का काम कर रहा है, इस वायर की लेंथ के कांटेक्ट में आ रहा है तो इसकी यूनिट लेंथ पे एक वापस सरफेस टेंशन में तो लगा रहा है जो कम से कम फैलने का प्रयास करेगा इधर इस साइड में। तो इसको हम लोग फोर्स से रिप्रेजेंट करेंगे एफ से। डायग्राम बना दो, डायग्राम को बना दो भाई। कुछ कंसीडरेशन लिखो। माना लेट इसको कोई कंसीडरेशन दे दो भाई, कंसीडरेशन दे दो इसको ए बी सी डी, इसको दे दो पी क्यू। ये पिस्टन है जो अलग वायर है, ये ऐसे बना दो इसको, ये पूरा बाउंड कर दो इसको। ये पूरा पूरा एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ले लो। लेट ए रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ मेटल, कौन सा रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। माना एक ए बी सी डी
आयताकार धातु का फ्रेम है जिसे किसी साबुन के घोल में डुबोया जाता है तथा इसमें एक अन्य भुजा या पिस्टन है PQ, जिससे साबुन के घोल का क्षेत्रफल कम ज़्यादा किया जा सकता है। This रेक्टेंगुलर लूप बोल दो इसको, और क्या, फ्रेम की जगह लूप बोलो या फ्रेम बोल दो, एक ही बात है। दिस रेक्टेंगुलर फ्रेम dropped in a soap solution then there is a tension force या surface tension force acting on the PQ side to expanding the soap solution, we should give a force on PQ side. अब समझने वाली बात ये है कि हम अगर इसको एक्सपेंड करें तो इसके दोनों साइड में सोप बबल्स है, यानी सोप का सॉल्यूशन है। तो टोटल लेंथ जो कवर होगी वो L इस साइड की और L इस साइड की, दोनों साइड से ये फोर्स रिलीज करेगा या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसलिए सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होगा F वो हो जाएगा T × 2L, क्योंकि सरफेस टेंशन का T बराबर होता है F/L और L की जगह अपने पास आ जाएगा F/2L। अतः पृष्ठ तनाव T बराबर F/2L, विच इम्प्लाइज F = आ जाएगा 2L × T। ये याद रखें थोड़ा सा, वन साइडेड लेंथ नहीं है, इस फ्रेम की दोनों साइड में फोर्स लग रहा है। नीचे लाइन लिख भी दो, ये अच्छा रहेगा। नीचे ये लाइन लिख भी दो, हो सकता है आपको थोड़े शब्द अच्छे नहीं दिख पा रहे हो तो बोल रहा हूँ उससे लिखें थोड़ा। नोट द surface tension force is experiences on both side of the PQ वायर कह दो यार, इसको बेटर रहेगा। PQ वायर एक प्रकार से वायर का बना हुआ पोर्शन है, ये तार ही है ये। सो L का मान जो आएगा ना, L वो आ जाएगा 2L के बराबर, ये L' कह दो इसको, एक ही बात है। क्योंकि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है T = F/L और L की जगह तो ये फ्रेम दोनों साइड से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसलिए 2L लेंथ आ जाएगी टोटल। आगे देखो अब तो उत्तर आ जाएगा इसका, सरफेस टेंशन एनर्जी कह देंगे। नाउ
सरफेस एनर्जी, शॉर्ट में कह दो इसको सरफेस एनर्जी। हिंदी में भी लिख सकते हो नोट को। पी क्यू भुजा द्वारा दोनों ओर पृष्ठीय बल अनुभव किया जाता है। अतः प्रभावी लंबाई एल डैश का मान 2L के बराबर आ जाएगा। अब पृष्ठीय ऊर्जा W इक्वल टू क्या होना चाहिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन, और बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं, इसलिए दोनों के बीच का एंगल तो थीटा 0 हो गया और कोस 0 का मान 1, इसलिए डायरेक्ट सूत्र लिख दिया मैंने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हालांकि वास्तविक सूत्र तो वर्क का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट टू कोस थीटा। चूँकि हम जिस साइड में फोर्स लगा रहे हैं उसी साइड में इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में है, थीटा 0 होने से वर्क का मान फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब वर्क का मान अभी हमने लिख रखा ये पढ़ा, तो W इज इक्वल टू फोर्स F इंटू डेल्टा एक्स, दैट इज बिकम F का मान तो है 2L इंटू टी डेल्टा एक्स। ये देख लो भाई, W इज इक्वल टू 2L इंटू डेल्टा एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को, तो T डेल्टा A। ये इसकी पृष्ठीय ऊर्जा आ गई भाई। समीकरण स्टार द्रव्य की पृष्ठीय ऊर्जा को निरूपित करती है। इक्वेशन स्टार रिप्रेजेंट्स द सरफेस एनर्जी ऑफ द लिक्विड, या सरफेस टेंशन एनर्जी भी बोल सकते हो, जहां डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स इज द एरिया which is expanded, जहां डेल्टा ए प्रसारित किया गया द्रव्य का क्षेत्रफल है। तो अभी अपन ने देखा कि जो पृष्ठीय ऊर्जा है W, उसका मान आता है पृष्ठ तनाव T इंटू क्षेत्रफल में परिवर्तन। पृष्ठ तनाव T इंटू क्षेत्रफल में परिवर्तन जो होता है W। अगर हम लिखें कि बुलबुले बनाने में, बुलबुले या बुलबुला बनाने में किया गया कार्य, नोट में ये बात लिख सकते हैं अपन, नोट डाल के, द वर्क डन टू फॉर्मिंग ए बबल्स, तो अपने को पता होना चाहिए कि द बबल्स इज hollow, so it have two free surfaces, so the work done by the surface tension W इज इक्वल टू आ जाना चाहिए T डेल्टा A, दैट इज बिकम T डेल्टा A का मान आ जाएगा 2 इंटू 4 पाई R स्क्वायर। R इज द रेडियस ऑफ द बबल। ये थोड़ा सा याद रखें, बुलबुले में 2 फ्रस्ट होते हैं, एक तो अंदर वाला होगा, ये अंदर वाला इनसाइड, एक इसका बाहर से भी इस पे एयर प्रेशर लगाती है कंटिन्यूसली, वो इसको सिकुड़न करने के लिए प्रयास करती है, और अंदर वाला है वो इसको फैलाने का प्रयास करता है, इसलिए दोनों साइड में सरफेस टेंशन का योगदान रहता है। तो बुलबुले या बुलबुला
खोखला होता है या खोखला होने से इसके दो मुक्त पृष्ठ होंगे, अतः आर त्रिज्या के बुलबुले के लिए पृष्ठीय ऊर्जा W बराबर T डेल्टा ए, दैट इज बिकम T इंटू 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और लिख दो इसको, W इज इक्वल टू T यानी 8T पाई आर स्क्वायर। 2 इंटू 4 कितने होंगे, 8 पाई आर स्क्वायर, और T मल्टीप्लाइड है। ये बुलबुले की एनर्जी है। दिस इज द सरफेस एनर्जी ऑफ ए बबल्स। बबल्स चाहे पानी का हो चाहे सोप का हो, सोप का भी लिख सकते हो, सोप और वाटर बबल्स। थोड़ा सा आगे एक्स्ट्रा आ गया अपने पास। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, जैसे बबल्स के लिए हमने कंसीडर कर ली, बाकी जो भी प्रोसेस होती है किसी भी लिक्विड को फैलाने में कितना किया गया कार्य, तो उसमें केवल एक ही प्रकार की सरफेस होती है। आप पानी की ड्रॉप किसी कांच की। अगला अपना टॉपिक है पानी की बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में फुआरने पर पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि। इंक्रीज इन द सरफेस एनर्जी, increase in the surface energy on spraying a big water drop, देखो पानी की बड़ी बूंद को अगर आप स्प्रे करते हो तो वास्तविक रूप से तो उसकी एनर्जी जो अंदर से है वो कम हो जाती है, ठीक है। पानी की बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में फुआरने पर पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि। पृष्ठीय ऊर्जा में तो वृद्धि होगी लेकिन इंटरनल एनर्जी में कमी हो जाएगी। तो पानी की बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में फुआरने पर पृष्ठीय ऊर्जा में वृद्धि। ये पृष्ठीय ऊर्जा में इसलिए हो जाएगी कि उसका पृष्ठ बढ़ जाएगा। पृष्ठीय ऊर्जा में वृद्धि, साथ ही साथ लिख दो आंतरिक ऊर्जा में कमी। इसलिए पानी अपने को ठंडा लगता है। हम फुहारे से जब भी नहाते हैं या कोई भी फुहारे के संपर्क में आते हैं, बारिश की बूंदों के भी संपर्क में आते हैं, तो वो अपने को ठंडी लगती है। इंक्रीजिंग द सरफेस एनर्जी, on spraying a big वाटर ड्रॉप। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन अक्सर बनता है। आप अक्सर देखो, ये कोई वाटर की बूंद है जिसका रेडियस r है। हमने किसी सहायता से, चाहे फुहारे की सहायता से या मुंह में पानी लेके एयर के साथ इसको अलग अलग कर दिया, और वो भी अलग अलग कर दिया हमने n वाटर ड्रॉप्स में, छोटी छोटी बूंदों में बदल दिया इसको ऐसे। और प्रत्येक की रेडियस जो है छोटी वाली की वो r है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वॉल्यूम पहले इस बड़ी बूंद का था, टोटल वॉल्यूम तो इन सभी बूंदों का उतना ही रहेगा, उतना ही आयतन रहने वाला है, लेकिन संख्या बढ़ गई। यहाँ संख्या अगर मान लेते हैं अपन n संख्या है, तो कंसीडर करते हैं हम लोग कुछ ना कुछ बातें। लिखो भाई, पानी की बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में फुआरने पर
पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है परंतु पृष्ठ तनाव द्वारा आंतरिक आकर्षण बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है जिससे इसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी आ जाती है वह इसका ताप गिर जाता है परिणामतः बूंद ठंडी हो जाती है। दैनिक जीवन का उदाहरण है। अपने नहाते समय अक्सर अपन फुहारा चालू करने के प्रेफर देंगे गर्मी के दिनों में, क्योंकि फुहारे से आने वाला पानी ठंडा हो जाता है। अंग्रेजी में भी इसको लिख सकते हो, When we spray a water drop in small drops, then its surface area इंक्रीजेज। अब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, इसका मतलब डेल्टा ए बढ़ रहा है, और डेल्टा ए में चेंज आने से इसकी सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगी। हमें देखो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल सा है, T = डेल्टा ए होता है। अगर डेल्टा ए में वृद्धि हो रही है तो सिंपल सी बात है पृष्ठीय ऊर्जा तो बढ़ेगी। पृष्ठीय ऊर्जा बढ़ाने के लिए चाहिए क्या? एरिया बढ़ा दो। आप किसी भी लिक्विड का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो उसकी पृष्ठीय ऊर्जा तो बढ़ जाएगी, लेकिन उसको क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए अणुओं के बीच में या मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। जैसे यहाँ ये सारे के सारे H2O बंधे हुए थे आपस में इस बूंद में, और आपने जब इसको स्प्रे किया तो H2O के कुछ पार्ट अलग अलग हो के छोटे छोटे बूंदों में ड्रॉप में बदल गए। अब ये ड्रॉप में बदल रहे हैं, उस टाइम क्या, जैसे ये दो बूंदें अलग अलग हुई तो इनके बीच में पहले जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था उसके अगेंस्ट अपने को फोर्स लगाना पड़ा है, चाहे वो भले ही एयर प्रेशर से लगाना पड़े, किसी से लगाना पड़े। तो जैसे प्रेशर लगेगा या फिर कोई फोर्स लगेगा जो इस अट्रैक्शन बॉन्ड को तोड़ रहा है, तो उसके द्वारा कुछ वर्क किया जा रहा है। वो वर्क क्या करेगा? अंदर से ही एनर्जी लेके करना पड़ेगा, बाहर से ऊर्जा मिलेगी नहीं इसको। जब अंदर से ही एनर्जी ली तो इसका मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी जो बूंद की थी वो कुछ कम हो गई। अब इंटरनल एनर्जी कम होने से इसका टेम्परेचर गिर गया, क्योंकि एनर्जी रिलेट होती है टेम्परेचर से। बढ़ो भाई, तो अपने पास बड़ी बूंद को छोटी बूंद में बदलने का यही तरीका है। तो सरफेस एरिया तो इंक्रीज हो रहा है, द सरफेस एरिया इंक्रीजेज बट देयर इज ए वर्क डन against internal forces. So the temperature of drop decreases. ये सुनो भाई, टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा भाई। और हम जनरली डेज के अंदर या सामान्य दिनों में हमें फुहारे से आने वाला पानी है वो ठंडा लगने लगता है। अब हम देखते हैं कि इसमें ऊर्जा में कमी कितनी आती है या फिर सरफेस एनर्जी बढ़ती कितनी है। जितनी पृष्ठीय ऊर्जा बढ़ेगी उतनी उसमें कमी आ जाएगी। तो अब अपन मान लेते हैं कि ये कैपिटल R रेडियस की कोई एक बड़ी बूंद है,
तो कंसीडर भी कर लेंगे। लेट ए कैपिटल आर रेडियस ऑफ ए बिग वाटर ड्रॉप। सभी लिक्विड्स में ऐसा होता है जनरली, which spread या spraying in small n छोटा n small drops of radius smaller then its volume remain constant। अगर इनको आप छोटी छोटी बूंदों में बदल भी दो तो जितना वॉल्यूम इसका था उतना ही बाकी सब का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उनका रेडियस है वो कम हो गया, कांस्टेंट। माना कैपिटल आर त्रिज्या की एक बड़ी बूंद है जिसे एन आर त्रिज्या की छोटी बूंदों में बदला जाता है। माना आर त्रिज्या की एक बड़ी बूंद है जिसे एन आर त्रिज्या की छोटी बूंदों में बदला जाता है, परंतु इसका आयतन नियत रहता है या रहेगा। अतः गोलाकार बूंदों के लिए, बूंद गोलाकार ही होती है भाई, ध्यान रखें। सरफेस टेंशन के कारण वो अपना शेप है वो स्फेरिकल बना लेती है। गोलाकार बूंदों के लिए बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है ये। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है पृष्ठीय ऊर्जा, यानी जिसमें कमी जो हो रही है आंतरिक ऊर्जा में और पृष्ठीय ऊर्जा में जो वृद्धि हो रही है उसका मान ज्ञात करना है, क्योंकि दोनों बराबर है। जितनी उसकी पृष्ठीय ऊर्जा में वृद्धि होगी उतनी ही आंतरिक ऊर्जा में कमी हो जाएगी। तो बड़ी बूंद का आयतन देखो, बड़ी बूंद, द वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप्स इज इक्वल टू, बड़ी बूंद का आयतन इज इक्वल टू n इंटू छोटी बूंद का आयतन। छोटी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद का आयतन का सूत्र क्या होता है? गोलाकार है तो गोले का आयतन का 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। सिंपल सी बात है। कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन आ गया अपने पास। देखने वाली बात तो ये है, ये सारा आगे वाला तो कैंसिल हो गया, यानी कि विच इम्प्लाइज आर क्यूब इज इक्वल टू आ गया n इंटू स्मॉल आर क्यूब, विच इम्प्लाइज आर का जो मान है ना प्यारे विद्यार्थियों वो आ गया 1/3 आर। देखो इसका क्यूब बटाओ इसका क्यूब बटाओ तो इसकी पावर 1/3 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ये काम आएगा आगे अपने डेरिवेशन में, जस्ट काम आने वाला है। अपना मेन टारगेट क्या है बच्चों? अपना मेन टारगेट है ऊर्जा का मान याद करना, W इज इक्वल टू T डेल्टा A करना। अगर आप डेल्टा A निकाल लो तो उसको T से मल्टीप्लाई करते ही मान आ जाएगा। अब कह देंगे अतः क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि इंक्रीज इन या इंक्रीमेंट इन कह सकते हो इन एरिया ऑफ सरफेस दैट इज बिकम डेल्टा ए। और याद रखो डेल्टा ए का मान क्या आएगा? n बूंदों का क्षेत्रफल, एक बूंद का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर
गोल बूंद है, गोले का क्षेत्रफल इतना, या फिर यहाँ भी लिख सकते हो n इंटू एरिया ऑफ स्मॉल ड्रॉप, एरिया ऑफ स्मॉल ड्रॉप माइनस एरिया ऑफ बिग ड्रॉप। बस n इंटू छोटी बूंदों का क्षेत्रफल, छोटी बूंदों का क्षेत्रफल माइनस बड़ी बूंद का क्षेत्रफल, बड़ी बूंद का क्षेत्रफल। लिख दो भाई, ये माइनस में आएगा दोनों, ध्यान रहे, बड़ी बूंद का और छोटी बूंद का क्षेत्रफल, उसको n से गुणा करना है। तो n से गुणा किया छोटी बूंद का क्षेत्रफल 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर माइनस बड़ी बूंद का क्षेत्रफल आ जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। जो जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकालो, 4 पाई कॉमन आ रहा है भाई, n इंटू स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। ये डेल्टा ए का मान आ गया प्यारे विद्यार्थियों। इसको और हल करो थोड़ा सा, क्योंकि n हम संख्या तो गिन ही नहीं पाते ना, इस n को गायब करना है। अब यूँ समझो, आप अगर मान लो मुंह में पानी लेकर फुहारते हो तो आप उसकी कोई नंबर संख्या काउंट थोड़ी कर पाते हो कि कितनी बूंदों में बदल गया। इसलिए n को गायब करो, r और कैपिटल R के रूप में माना जाना चाहिए इसका। देखो कैसे, बूंद का आकार तो हम काउंट कर सकते हैं, कैसे जैसे करके ही भाई, आयतन ज्ञात, वॉल्यूम ज्ञात कर लो, वॉल्यूम में उसका मास अलग कर लो और वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में रख दो, उत्तर आ जाएगा। 4 पाई R स्क्वायर तो पड़ा ही है, n इंटू मैं अगर स्मॉल r स्क्वायर बट्टा कैपिटल R स्क्वायर लिखूं और इस R स्क्वायर को बाहर निकालूं तब -1। देखो कुछ नया चीज़ बन रहा है। इस R स्क्वायर को कॉमन निकाला मैंने, तो इसमें भाग मल्टीप्लाई में आएगा, माफ़ करना, यहाँ क्या आ जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। इस R स्क्वायर को मैंने बाहर निकाला तो इसके डिवाइड में आके बाहर निकलेगा। लिख दो, ये भी लिख दो, ये भी लिख दो बच्चों। अब एक बात सुनो, हमने समीकरण 1 में ये चीज़ सीखी है कि सिंस R का मान तो होता है n की पावर 1/3 इंटू R, तो R स्क्वायर बट्टा अगर R करना चाहूँ मैं, या फिर एक बार इसको ऐसे और लिख दूँ कि स्मॉल r बट्टा कैपिटल R इज इक्वल टू आ जाएगा 1/n की पावर 1/3। ठीक है, ध्यान से देखो तो R स्क्वायर बट्टा R क्या है, R बट्टा R का होल स्क्वायर ही तो है। अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूं, R बट्टा R का होल स्क्वायर करूं, तो ये होल स्क्वायर तो इधर भी होना चाहिए, क्यों? अगर आप इसका होल स्क्वायर करते हो तो इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका अगर होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा R स्क्वायर बट्टा R स्क्वायर का मान 1/n की पावर 2/3। 1/3 का स्क्वायर से स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाता है, घात से घात, 2 का 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2/3। ये मान हम कहाँ रख देंगे बच्चों, ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3। 3 का मान 2 में रख दो इसकी जगह, तो देखो क्या उत्तर आने वाला है। जस्ट इसके नीचे लिखो तब, देन डेल्टा ए इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। मेरा टारगेट अभी है इस n को गायब करने का, और कोई टारगेट नहीं है। अगर मैं n और R स्क्वायर बटा R स्क्वायर का मान क्या है 1/, तो मल्टीप्लाई 1/n की पावर 2/3 -1। देख लो, इस n का मान तो पड़ा ही है, ये n लिख दिया मैंने यहाँ पर। R स्क्वायर बटा R स्क्वायर का मान 1/n की पावर 2/3 आ गया। ये R स्क्वायर बटा R स्क्वायर की जगह में 1/n की पावर 2/3 रखूँगा तो कुछ नया परिवर्तन फिर आएगा। लास्ट स्टेप पे चल रहे हैं, अब चिंता मत करो। ये काटो भाई इसको, n की पावर इधर तो 1 है, ये ऊपर जाएगा तो n की पावर -2/3 आ जाएगा। इसको आप ऊपर ले जाओ, थोड़े बहुत गुणा भाग करने सीखो भाई। इधर n बट्टा में यूँ समझो 2 की पावर 3, n की पावर 2/3 है। मल्टीप्लाई का मतलब यही होता है।
-1, देखो कितना आएगा 4πr², इधर 1 में से 2/3 घटाओ भाई 1, -2/3, तो 3 - 2/3 क्या उत्तर आ गया, n की पावर 1/3 - 1। अब तो उत्तर ही आ जाएगा इसका, देखो क्या उत्तर आने वाला है। समीकरण 1 का यूज डायरेक्ट हो जाएगा। अब 1 में देखो n की पावर 1/3 का मान क्या होता है, r/r, ठीक है ना। ये r जैसे इसके बट्टा में जाए तो n की पावर 1/3, देखो ये आ गया। निकालो, लिखो इसको, ऐसे इक्वेशन 4 लिखो, आंसर आने जा रहा है अब तो बस इसका। तो हमने ये देख लिया है कि 4πr² n की पावर 1/3 - 1 आ गया, और n की पावर 1/3 को गायब करने का सुनहरा अवसर यही है कि इसकी जगह फर्स्ट इक्वेशन काम में लो। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, कैपिटल R जो बड़ी त्रिज्या है, बड़ी बूंद की त्रिज्या है, और इंटू n की पावर 1/3 छोटी बूंद की त्रिज्या है। इस r को, स्मॉल r को इसके नीचे ले जाते किसके बराबर आ जाएगा, n की पावर 1/3। यहाँ n की पावर 1/3 की जगह क्या रख सकते हैं, कैपिटल R बटा स्मॉल r। तो हमारे पास सीधा सीधा उत्तर आ गया अभी। समीकरण 1 से कैपिटल R बटा स्मॉल r इक्वल होता है n की पावर 1/3। तब ये समीकरण 4 बाई इक्वेशन 1 समथिंग होता है, देन इक्वेशन 4 डेल्टा A का मान 4π कैपिटल R², इधर आ जाएगा r/स्मॉल r -1, दैट्स ऑल। इस r को बाहर निकालो भैया, आप बाहर निकालते 4π कैपिटल R³, ये r बाहर निकलेगा तो इसके डिवाइड में भी जाएगा, 1/r यहाँ पड़ा ही था, -1/ कैपिटल R। ये लो बच्चों, कैपिटल R का मान ज़्यादा है इसलिए 1/r कम हो जाएगा, ये वाला मान कम होगा इससे, तो डेल्टा A का मान प्लस में आएगा। कैपिटल R इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है एक प्रकार से, तो ये समीकरण हमें योगदान में दे रही है डेल्टा A का। अतः पृष्ठीय ऊर्जा W = T डेल्टा A, hence surface energy W = T डेल्टा A का मान कितना है, 4π कैपिटल R³ इंटू 1/r - 1/ कैपिटल R। ये आ गया पृष्ठीय ऊर्जा का मान बच्चों, सिंपल सा। अब ऊष्मा के रूप में और देखते हैं, इसमें ऊष्मा में कितनी कमी आती है। तो यह कार्य छोटी बूंदों में पृष्ठ ऊर्जा या पृष्ठीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। दिस वर्क is stored as the surface energy. This work is stored as the surface energy in small drops. Therefore, या फिर इसमें कह देंगे and the decreasing in
स्पेलिंग मिस्टेक, DECREASING, डिक्रीजिंग इन इंटरनल एनर्जी, ये तो कम होगा ही भाई इंटरनल एनर्जी, तो वो आ जाएगा Q के रूप में। Q इजिकल टू W/J, ये जूल, J का मान जो है जूल कोफिशिएंट है 4.2 आता है इसका मान J का। जैसे J से डिवाइड करोगे तो कैलोरी में मान आ जाता है। किसका मान कैलोरी में आता है? ये जूल प्रति कैलोरी होता है। J का मान कितना होता है? 4.2 जूल प्रति कैलोरी। वर्क भी जूल में था तो जूल से जूल कैंसिलर, कैलोरी ऊपर चला गया। वर्क का मान कितना था? 4 पाई, ये T इंटू 4 पाई R क्यूब 1/r -1/R अपॉन J, ये कैलोरी में आ जाएगा भाई। इतनी कैलोरी की एनर्जी उसकी कम हो गई। याद रखो बच्चों, फुहारे से नहा रहे उस टाइम पता नहीं चलता, परंतु ये सब चीज़ें अगर पता हो तो आप कितने ठंडक महसूस करोगे सब पता चल जाएगा। टेम्परेचर में कितनी कमी आई ये पता चल जाएगा आपको। ये भी कहीं लिख दो, J इक्वल टू 4.2 जूल प्रति कैलोरी। क्वेश्चंस देखो इसके। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।